गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आगे की सेशंस आई होप आपने देख लिए होंगे। वैसे ये पेड क्लास चल रहा है। इन केस में फ्यूचर में अगर फ्री में कभी कभी अपलोड करता हूँ फॉर अ लिमिटेड टाइम, तो आप इसे जरूर से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते बेटा और बात करते परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेट्स गो। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो आगे के सेशंस अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिए। आप जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी विजिट कर सकते हो। अब ये परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बेटा? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कब माना जाएगा? जब भैया क्या होगा, दोनों का प्रॉमिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब अपन क्या बोलेंगे कि परफॉर्मेंस हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मुझे आपको गुड्स देना है, तो मैंने आपको गुड्स दे दिया और आपने सामने मेरे को पैसे दे दिया, ठीक है, तो उसे अपन बोलेंगे परफॉर्मेंस। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या है? इसमें अपने को पढ़ना है डिलीवरी के बारे में। प्लेस ऑफ द डिलीवरी कौन सा मानेंगे वो अपन देखने वाला है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव दोनों लगभग सिमिलर है, बट मैं आपको एग्जांपल से डिफरेंस समझा दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते। बहुत इजी है, बहुत 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 सिंपल है ये। रीजन ये है, देखो लॉ इतना सिंपल लोगों को क्यों लगता है पता है? स्टूडेंट्स को लॉ सिंपल इसीलिए लगता है क्योंकि ये जो अपने रूटीन लाइफ में होता है ना, वही चीजें यहाँ पे दी है, बस अपने को समझना है। ओके आइल्ला, इसी को सेल बोलते हैं, इसी को डिलीवरी बोलते हैं, इसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको उसने बोला कि लो भैया आप हाथ में ले लो, एक्चुअल डिलीवरी बोल सकते हो, ठीक है। बोला गोडाउन में पड़ा है, आपको जब चाहिए तब कॉल करके बता देना, ठीक है, तो उसको सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते थर्ड पर्सन के गोडाउन में पड़ा है, ठीक है, और आप उससे डायरेक्टली ले लेना तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। मतलब आपको पता है कि ऐसे ऐसे होता है। जब आप परचेस करने जाते हो तो आपको पता है कि आपको गुड्स कैसे मिल सकता है। एक्चुअल में मिल सकता है, उसके गोडाउन में पड़ा है या किसी और के गोडाउन में पड़ा है, आपको वहां से लेना है। तो ये चीज आपके साथ, या आप अगर इमेजिन करोगे एक बिजनेसमैन के साथ ये सब चीजें होती है, बट उसको अलग एक नाम दिया गया है और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आ जाइए, बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल मींस ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपन? डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय बोथ द पार्टीज। मतलब दोनों ने अपना जो परफॉर्मेंस करना था वो कंप्लीट कर दिया। मतलब मेरे को गुड्स देना था, मैंने दे दिया, और आपने क्या किया, पैसे देने थे, पैसे दे दिए, ठीक है। गुड्स देने का मतलब ये नहीं कि आपके घर पे आ जाए, आपके गोडाउन में आ जाए, आपकी दुकान पे आ जाए, आपके हाथ पे आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो क्यों जरूरी नहीं है, आगे अपन बात करने वाले हैं। लेट्स गो। फिर क्या बोले? द बायर एंड सेलर दोनों का ऑब्लिगेशन यहाँ पे अगर खत्म है तो की बात है, ठीक है। द ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज टू टाइम एंड प्लेस, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बायर इज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस। अब देखो सेलर का क्या है ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर क्या है? डिलीवर द गुड्स, ठीक है, उसको डिलीवर गुड्स करना है, कैसे? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, विथ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मे बी टाइम और प्लेस के बारे में बताया हो सकता है। और ऑब्लिगेशन ऑफ बायर क्या होता है? उसको एक्सेप्ट करना एंड पेमेंट करना, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस कब मानेंगे? जब जब सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब आपका सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से सेलर ने टाइम एंड प्लेस को ध्यान में रखते हुए उस गुड्स को आपको डिलीवर किया, और बायर ने उसे देखा, एक्सेप्ट किया एंड पेमेंट किया, तब हम मानेंगे कि ये परफॉर्मेंस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। चलो लेट्स गो, फिर अपन बात करते हैं, आ जाओ आगे। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट thereof आर concurrent condition, however the parties may agree otherwise also. In order to discharge the contractual obligation the seller must be ready। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सेलर मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए भैया? वो रेडी होना चाहिए एंड वो विलिंग टू डिस्चार्ज द गुड्स, सॉरी डिलीवर द गुड्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत बढ़िया, लेट्स गो आज, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया? सेलर को डिस्चार्ज कब करेगा सेलर की ओर से?
अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन नॉट डिमांड पेमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो सेलर कैन नॉट डिमांड पेमेंट इन एडवांस फॉर डिलीवरी। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल सेल के केस में कोई भी सेलर एडवांस पेमेंट नहीं मांग सकता। अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में है तो ही वो मांग सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो वो सेलर कैन नॉट डिमांड पेमेंट इन एडवांस। सेलर कभी भी एडवांस नहीं मांग सकता जब तक भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में देना है, ठीक है। तो अगर कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एडवांस में पैसे नहीं ले सकते जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो क्या एडवांस मांग सकेगा? नहीं मांग सकता, ठीक है। Refusal to deliver the goods unless agreed price is paid in advance is a breach of the contract, but the buyer is required to apply for the delivery, ठीक है। Refusal to deliver the goods unless, अब यहां पे क्या कहना चाहता है कि अगर डिलीवर करने में रिफ्यूज करता है, रिफ्यूज मतलब ना बोलना, अनलेस द एग्रीड प्राइस इज पेड इन एडवांस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर पेमेंट यहां पे एडवांस आपको, यहां पे क्या है कि अगर आपका एग्रीड प्राइस इज पेड इन एडवांस, अगर ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बट अगर डिलीवरी नहीं करता है तो इसे अपन क्या बोलेंगे भैया? इसे अपन बोलेंगे ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट द बायर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, बट इस केस में बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से मैं एक और बार आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर अपन बात करें ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी इज अ बायर, बी इज अ बायर। ए ने बोला कि मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए, बी ने एडवांस पेमेंट दे दिया, एडवांस पेमेंट दे दिया, ठीक है। अब ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे? वो डिमांड करे। देखो यहां पे लिखा है बट बायर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा और बायर को कॉल करके बोलना पड़ेगा भाई अभी मेरा गुड्स भिजवाओ, पेमेंट मैंने कर दिया है, ठीक है। तो बायर को अप्लाई करना पड़ेगा और बायर अप्लाई करेगा, और अगर ए डिलीवर नहीं करता तो ए की ओर से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बायर ने पेमेंट भी कर दिया और अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो देखो अब फिर से पढ़ते हैं। रिफ्यूजल टू डिलीवर द गुड्स मतलब अगर सेलर ना बोलता है डिलीवरी करने का, अनलेस एग्रीड प्राइस इज पेड इन एडवांस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट द बायर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बट इस केस में बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्या है, आ जाओ। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व टू थिंग्स, टाइमली डिलीवर ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस। दो चीजें होती है इसमें, इन्वॉल्व टू थिंग्स। कौन सी दो चीज होती है? एक, गुड्स टाइम पे डिलीवर हो जाए और दूसरा उसको टाइम पे पैसा मिल जाए, ठीक है। एक तो टाइमली डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी सेलर की ओर से, ठीक है, एंड पेमेंट किसकी ओर से? बाय बायर, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, दैट इज टू से seller shall be ready and willing to give a position of the goods to the buyer in exchange for the price and the buyer shall be ready, ठीक है। ये ऊपर वाला सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग टाइप की डिलीवरी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। तो डिलीवरी कब हुई वो जानना बहुत जरूरी है। डिलीवरी मींस वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मोड ऑफ द डिलीवरी आपको यहाँ पे अलग अलग दी हुई है, उसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तीन चीजें यहाँ पे दी है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब एक्चुअल में आपने डिलीवर किया। एक्चुअल डिलीवरी सिंपली गुड्स आपके हाथ में दिया, आपके घर पे दिया, आपके गोडाउन में दिया, ठीक है। मतलब एक्चुअल में फिजिकली आपने रिसीव कर लिया, उसे बोलते हैं फिजिकली बायर को गुड्स मिल गया, उसे बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। फिजिकल डिलीवरी भी हम इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कौन सा है? फिजिकल डिलीवरी। यानी कि फिजिकली अगर आपको गुड्स मिल गया, एक्चुअल डिलीवरी। वेयर द गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर, गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाय द सेलर टू बायर और हिज एजेंट, ठीक है। अगर बायर को दे दिया या बायर के एजेंट को दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बायर है, आप दिल्ली में हो और आपका बायर कहां से? मुंबई से है, और मुंबई की उस जो पर्सन बाय कर रहा है उसकी दूसरी ब्रांच कहां पे है? उसने एजेंट रखा पे दिल्ली में ही रखा है, तो आपको कॉल करके बोलता है मेरा एजेंट का शॉप यहाँ पे है, आप वहां पे डिलीवर कर दो या एजेंट को दे दो, तो वो भी हम डिलीवरी ही मानेंगे। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे अपन कहते हैं
एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, नेक्स्ट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी वेयर द गुड्स आर बल्कि, जब गुड्स कितना हो, भारी हो, एकदम भारी भरकम हो, बहुत ज्यादा हो, गुड्स आर बल्कि एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, मतलब जब आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बायर हो और आपने बहुत बल्क में किसी चीज को परचेस किया है, तो वो पूरा का पूरा बल्क आपको डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है, तब हम सिंबॉलिक डिलीवरी मानेंगे। बट कब और कहां पे सिंबॉलिक डिलीवरी मानेंगे वो जानते हैं। द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स आ जाओ आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू बायर, सच डिलीवरी इज सेड टू बी सिंबॉलिक। देखो एग्जांपल, देखो एग्जाम्पल, हैंडिंग ओवर द की ऑफ द वेयर हाउस टू द बायर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है सेलर, ठीक है, यहाँ पे है बायर। बायर एक छोटी सी दुकान चलाता है और सेलर के पास एक बहुत बड़ा गोडाउन है भाई। ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, गोडाउन है। अब इस गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है जो बी ने बोला कि मैं परचेस करने के लिए रेडी हूं। अब बी ने परचेस किया, बट बी के पास उतना स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, और सेलर इतना पूरा गोडाउन का माल उसको, उसमें से अगर जितना भी बेच रहा है, ठीक है, उतना वो बी को क्या भैया पूरा ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो सेलर क्या बोलेगा, सेलर बोलेगा कि भैया तुमको जब चाहिए मेरे को कॉल कर देना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कोई चीज परचेज करी है, ठीक है, बहुत बल्क में, उसके 1000 पैकेट्स है। क्या है, 1000 पैकेट्स। तो 1000 पैकेट्स बायर उसको डायरेक्टली रख नहीं सकता और डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है 1000 पैकेट्स की। फॉर एग्जांपल वो 20 केजी का पर पैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायर खुद बोलेगा और सेलर भी खुद बोलेगा, क्या करेंगे कि भैया आपने परचेज कर लिया, प्राइस फिक्स हो गई, आप मुझे पेमेंट कर दो। बायर पेमेंट कर देगा और जब बायर को चाहिए, जैसे उसकी दुकान में जरूरत होगी, उस हिसाब से वो 1000 में से 50 20 इतने पैकेट्स वो अपनी दुकान पे मंगवाता रहेगा। इसे अपन बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अभी तक दो देखा, एक एक्चुअल डिलीवरी फिजिकली जो मिले वो, दूसरा सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब जो सेलर है उसके वेयर हाउस में पड़ा है और आपको बोला जब आपको चाहिए तब मेरे को बता देना, हम आपको दे देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक। अब आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वह थर्ड पार्टी। अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक था सेलर बायर और गोडाउन किसका था, सेलर। अब सेलर के पास कोई गोडाउन नहीं है, उसने कोई थर्ड पार्टी में, फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज उसने लिया हुआ है रेंट में, और यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, ये भी बल्कि एकदम से बहुत बड़ा बल्कि गुड्स है। ठीक है, सेलर ने बायर को कॉल करके बोल दिया कि ये जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पे मेरा गुड्स पड़ा है, मैं इस कोल्ड स्टोरेज के पर्सन को बता दूंगा कि अब ये मेरा नहीं है, बी ने परचेस कर लिया, तुम बी को दे देना जब वो लेने आए। ठीक है, तो अब यहां पे बताओ कि सेलर के पास पोजीशन है, नहीं है, बायर के पास है, नहीं है, किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास। और थर्ड पार्टी किसको देगी, बायर को देगी। कब, जब बायर बोलेगा, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ऐसे वो कोल्ड स्टोरेज से गुड्स को निकालता जाएगा। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब देखो सिंबॉलिक में और कंस्ट्रक्टिव में एक ही फर्क है, फर्क ये है कि सिंबॉलिक में पोजीशन सेलर के पास होता है और कंस्ट्रक्टिव में भैया इसके पास होता है, थर्ड पार्टी के पास। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं तीनों डिलीवरी की बात करूं, अगर मैं तीनों तरह की डिलीवरी की एक ही चीज में अगर मैं बात करूं तो आप इजीली समझ पाओगे। यहां पे होगा बेटा सेलर, यहां पे आपका है बायर और यहां पे आपका है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो जब गुड्स डिलीवर होता है किसको, बायर को, और एक्चुअल में पोजीशन किसके पास है, बायर। अगर बायर के पास पोजीशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी। अगर अगर सेल करते टाइम एक्चुअल में बायर को नहीं भेजा गया, बट उसका पूरा का पूरा पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास, सेलर के गोडाउन में है, तो इसे अपन बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, श्योर बेटा, फिर से समझाते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। हाँ, अब ये थर्ड वाला फिर से समझाता हूं। अब सेलर का गुड्स है, बट सेलर का गुड्स कहां पे पड़ा है, किसी गोडाउन में, और ये गोडाउन किसका है, सेलर का है, नहीं है, ये गोडाउन किसी थर्ड पार्टी का है। मतलब कई जगह आपको ना, अब देखो अगर मैं बात करूं जो बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट हो गया, ऐसे बड़े बड़े पोर्ट होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि गुड्स पड़ा रहता है उनके वेयर हाउस में। तो वहां पे क्या करते हैं, ये रेंट पे करते हैं, जो परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है ना, वो रेंट पे करते हैं, क्योंकि खुद का गोडाउन होता नहीं,
खुद का गोडाउन ओन नहीं कर सकते, ठीक है, रेंट उतना नहीं पे कर सकते, तो वो भाड़े पे गोडाउन लेते हैं। मतलब पूरा गोडाउन है बहुत बड़ा और वहां पे काफी सारे अलग अलग सेलर के गुड्स वहां पे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे ये सेलर ने अपना गुड्स ये थर्ड पार्टी के गोडाउन में स्टोर किया रेंट पे, ठीक है। तो अब ये थर्ड पार्टी के पास गुड्स पड़ा है ये सेलर का, हाँ भैया, और इसने क्या किया, इस गुड्स को बेच दिया, इस गुड्स को बेच दिया बायर को। अब ये क्या करेगा, थर्ड पार्टी जो जिसके जिसके गोडाउन में माल पड़ा है उसको कॉल करेगा। ये थर्ड पार्टी कैसे पैसा कमाता है, सब ये जो सेलर जहां पे रखते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी क्या करेगा, पर डे वाइज रेंट चार्ज करेगा और ये थर्ड पार्टी इनकम करेगा। अब क्या करेगा सेलर, सेलर कॉल करके बोलेगा ओके देखो मेरे जो 1000 पैकेट्स आपके गोडाउन में पड़े हैं ना, वो मैंने इस बायर को बेच दिया है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं आपको भेज रहा हूं, अभी ओनरशिप उसकी है, तो आप उससे डायरेक्टली बात कर लेना, रेंट भी वो देगा और जब उसको चाहिए तब आप उसको डिलीवरी दे देना। आज तक का मेरा हिसाब क्लियर है। अब वो गुड्स लेने आएगा, वो आपको कॉल भी कर देगा। और बायर क्या करेगा, बायर इस गोडाउन वाले को कॉल करेगा कि इनके 1000 पैकेट्स पड़े हैं, वो मैंने परचेज कर लिया, अब वो मेरे हैं, ठीक है, मैं जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगा और अदरवाइज मैं आपको रेंट पे करता जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे गुड्स किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, तो इसे अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यानी कि अगर पोजीशन थर्ड पार्टी के पास है, किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आया, ठीक है। ये 3 तरीके की आपके यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आ जाओ पढ़ते हैं अंदर बुक से। Where the third party who is in a position of the goods of a seller at a time of sell, जब सेल करे तब पोजीशन किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, acknowledge to the buyer that hold the goods on his behalf, डिलीवरी इज ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब थर्ड पार्टी होल्ड करती है और वो बायर को बता देती है कि हाँ भैया आपका गुड्स मेरे पास है, आप मेरे से ले लेना, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखो एग्जांपल को पढ़ते हैं। ए सेल टू बी 50 बैग, ए ने बी को 50 बैग बेचा ऑफ अ व्हीट लाइंग इन सीज गोडाउन, वो किसके गोडाउन में पड़ा है, सी के गोडाउन में पड़ा है। ए ने बी को बेचा, अब बायर कौन है, बी, सेलर कौन है, ए, और कहां पे पड़ा है, सी के गोडाउन में पड़ा है, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी के वहां पे पड़ा है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ए गिव्स एन ऑर्डर टू सी, ए ने सी को बता दिया कि आस्किंग हिम टू ट्रांसफर द गुड्स टू बी, ए ने सी को कॉल करके बता दिया कि भैया मेरा जो गुड्स पड़ा है वो अब तुम बी को दे देना क्योंकि उसने बाय कर लिया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या समझ में आया बताओ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये देखो ये तीनों समझ में आया, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल डिलीवरी। पोजीशन कहां पे है वो देखने का, एट अ टाइम ऑफ सेल, जब डिलीवरी कर रहे हो, अगर बायर के पास एक्चुअल में आ चुका है, एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी। अगर सेलर के पास पड़ा है बट बायर को देना बाकी है, सिंबॉलिक डिलीवरी। पड़ा है थर्ड पार्टी के पास, ठीक है, बट है गुड्स किसका, सेलर का, तो थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, सेलर के पास भी नहीं है, बायर के पास भी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। चलिए आगे लेट्स गो। रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। चलो कुछ रूल्स अपने को यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है, डिलीवरी के रिगार्डिंग। सबसे पहले मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, the mode of delivery of the goods is provided in section 33 which says that delivery of the goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as a delivery। मतलब डिलीवरी हम उसको मानेंगे जब एग्रीड पार्टी ने कुछ डिसाइड किया और वो काम करना। क्या लिखा है भैया, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्रीड शैल बी ट्रीटेड एज अ डिलीवरी। यानी कि फॉर एग्जांपल सेलर और बायर ने, थैंक यू बेटा कंफर्मेशन के लिए, सेलर एंड बायर ने दोनों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया कि एक काम करो, ये जो दिल्ली तुम्हारा गुड्स है ना, एक काम करो तुम दिल्ली से ना पूना भिजवा दो, मेरा ऑफिस मुंबई पे है, मेरे को मुंबई पे चाहिए, बट अगर तुम पूना भी भिजवा रहे हो अपनी दूसरी ब्रांच पे, ठीक है, तो मैं वहां से कलेक्ट कर लूंगा। ये बात हो गई सेलर और बायर के बीच में। और जैसे ही सेलर पूना पे भिजवाएगा और पूना पे पहुंच गया, पूना वो फोन करके बोल देगा सेलर कि भैया आपका गुड्स पूना पहुंच गया है, इसका मतलब ये हो चुका है कि अब उसकी डिलीवरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। मतलब जो डिसाइड किया वो काम करना, क्या लिखा है, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्रीड शैल बी ट्रीटेड एज अ डिलीवरी। मतलब दोनों ने डिसाइड किया था कि सेलर कहां तक भिजवाएगा, पूना तक, और पूना तक जैसे ही पहुंचेगा अब यहाँ पे सेलर का मतलब क्या भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा खत्म, अब बायर की बारी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे डिलीवरी हो गई ऐसा मानेंगे, इवन वो सेलर के पास नहीं पहुंचा है, सॉरी बायर के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। और विच द इफेक्ट ऑफ द पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और एनी पर्सन ऑथोराइज, या फिर डिलीवरी हम किसको मानेंगे, और किसको डिलीवरी मानेंगे, पोजीशन ऑफ द बायर, या तो हम उसको एक्चुअल में पोजीशन दे दें बायर को,
या किसे दे दें और ए पर्सन ऑथोराइज, ठीक है, और या तो उसने कोई एजेंट रखा उसको हम दे दे तो भी हम डिलीवरी मानेंगे। डिलीवरी किसको मानेंगे? एक ऊपर वाला 3 डिलीवरी वो तो आपको पता है, बट उसके साथ साथ या तो हमने बायर को दे दिया, या तो बायर के एजेंट को दे दिया, या तो हमने कोई ऐसा काम किया जिसको हमने डिसाइड किया था डिलीवरी करने के लिए। मतलब अगर ऐसा डिसाइड किया कि पूना तक भिजवाना है तो पूना तक भिजवा दिया है, ठीक है, तो अब यहां पे डिलीवरी हो चुकी है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज delivery of the goods and the payment of the price. Delivery of the goods and payment of the price are concurrent condition unless otherwise agreed upon. In other words, seller must ready and willing to, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया दोनों कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। देखो दोनों कैसी है? कॉन्करेंट है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन है, ठीक है। जब तक वो अगर एग्रीमेंट में कोई अलग से प्रोवाइड नहीं किया तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो एग्रीमेंट में नहीं बताया गया, ठीक है। In other words, seller must be ready to willing, okay, and deliver to pay. Example, A agree to be deliver a car and B ready to price. ठीक है, वही चीज दिया है। तो ऊपर जो दिया था बिलिंग वाला वही सब मीनिंग में दिया है, वही चीज यहाँ पे दिया है। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर पार्ट डिलीवरी हुई तो क्या करेंगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने उसको बोला कि भैया मुझे 50 पैकेट चाहिए इस चीज के, और उसने अगर हमें 40 पैकेट्स भेजे, मतलब पार्ट डिलीवरी हुई, पूरा डिलीवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बायर 40 रख सकता है? क्या वो 10 के लिए मंगवा सकता है कॉल करके? क्या वो डैमेजेस क्लेम करेगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा? क्या करेगा? चलो देखते हैं, आ जाओ। As per section 34, the delivery of the goods in a progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in a such a goods as a delivery of the whole, but the delivery of the part of the goods with an intention of serving it from the whole does not operate a delivery for reminder. अब देखो एग्जाम्पल, A directed the wharfinger to deliver his goods lying at the wharf to B, to whom where goods had been sold. B weighed the goods and looked away part of them, held the delivery of the part of the goods had taken place with the effect as a delivery of the whole. I know आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। अब देखो एक एक वर्ड को तोड़ के समझाते हैं, आ जाओ। In a progress of delivery of a whole has the same effect for the purpose of passing the property. प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब है ओनरशिप, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जहां जहां पे प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी भैया? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका ओनरशिप के बारे में। एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, बट द डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड्स, अगर डिलीवरी पार्ट ऑफ द गुड्स, देखो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टीज एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। अगर होल गुड्स डिलीवर हो जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप आपने क्या हो गई? ट्रांसफर हो चुकी है। बट एट अ डिलीवरी ऑफ द डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड्स विथ इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल, बट हमारा इंटेंशन क्या था कि पूरा पूरा उनको प्रोवाइड करना, डज नॉट ऑपरेट अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपका जो गुड्स है वो आप पूरा उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ए डायरेक्टेड अ wharfinger to deliver his goods lying at the wharf to B. अब देखो एक वेयर हाउस में गुड्स पड़ा है जो बी को देना है। अब जब बी ने वहां से लिया, टू whom this goods has been sold, बी वेटेड द गुड्स एंड took away part of them, और उसमें से कुछ वो चीज क्या करता है भैया? वो ले जाता है। held the delivery of the part of the goods had been taken place। अब देखो पूरा पूरा गुड्स है, बट उसमें से अगर वो आधा ले जाता है तो हम मानेंगे कि उसने क्या हुआ? आधे गुड्स का डिलीवर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ऐसा माने कि कितना पैकेट अपन बोले थे? 50 पैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, ए को प्रोवाइड करना है 50 पैकेट्स, कितना? 50 पैकेट्स, बट बी कितना लेके गया? बी उसकी दुकान से लेके गया 30 पैकेट्स। तो हम यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि 30 पैकेट्स की डिलीवरी हो चुकी है और 50 पैकेट जो 20 पैकेट्स है उसकी डिलीवरी अभी क्या है? बाकी है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। देखो एग्जाम्पल को फिर से पढ़ते हैं। ए डायरेक्टेड द wharfinger to deliver his goods lying at the wharf to B, to whom these goods had been sold. B weighted the goods and took away part of them. क्या करता है भैया? उसमें से कुछ गुड्स को लेके जाता है। Held the delivery of the part of the goods had taken place. हम क्या मानेंगे कि जो डिलीवरी आप आधा गुड्स लेके गए उसका हम मानेंगे कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। मतलब अगर आप आधा गुड्स लेके जाओगे तो ऐसा माना जाएगा आधे गुड्स की डिलीवरी हुई है। विच हैज द इफेक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है। जैसे होल गुड्स की डिलीवरी हुई है उसी तरीके से हम पार्ट ऑफ द गुड्स का डिलीवरी का इफेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट वन, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब बायर को कब अप्लाई करना है डिलीवरी के लिए वो अपन जानेंगे।
Apart from any express contract, the seller of the goods is not bound to deliver them until the buyer apply for the delivery. अब देखो यहाँ पे ना सेलर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, बी परचेज करेगा, ए सेल करेगा, तो बायर को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि भैया भिजवाओ, तभी वो ए भिजवाएगा, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भैया तुम ना कल मेरे को भेज ही देना, तुम मेरे को ये गुड्स भेज ही देना, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको भेजना है, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बी को कॉल करके सामने, बायर को सामने से कॉल करके बोलना पड़ेगा कि हमें इस गुड्स की डिलीवरी दो। इट मे आल्सो हैपन दैट द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द सेलर, ही इज टू इंटीमेट द बायर एंड द बायर देन शुड अप्लाई फॉर द डिलीवरी। अब देखो, अगर फोर्थ वाला दो केस दिया है, कौन सा दो केस, एक है सेलर, एक है बायर। अगर सेलर के पास ऑलरेडी गुड्स है, ऑलरेडी गुड्स है उसके पास, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला तो बायर को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया मुझे डिलीवर करो। दूसरा केस, बायर के पास सेलर के पास गुड्स नहीं है बट उसको गुड्स आने वाला है, तो जैसे ही गुड्स उसके पास आएगा वो बायर को बताएगा कि गुड्स आ गया, और फिर बी करेगा, बी अप्लाई करेगा कि भैया भेजो। समझ में आया? अगर गुड्स ऑलरेडी है तो सीधा बायर को अप्लाई करने पड़ेगा जब उसको चाहिए कि भेजो भैया, ठीक है। अगर सेलर के पास नहीं है तो जैसे आएगा पहले सेलर बताएगा कि भैया गुड्स आ चुका है, और फिर बायर क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं, लेट्स गो। फिर से ऊपर से पढ़ता हूं मैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बोला तो सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड, सेलर बाउंड नहीं है टू डिलीवर द गुड्स until the buyer apply for the delivery। जब तक बायर अप्लाई नहीं करता तब तक सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बायर ने अप्लाई कर दिया फिर सेलर ने डिलीवर नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो मे हैपन दैट गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय सेलर, मतलब ऐसा हो सकता है कि सेलर के पास गुड्स नहीं है बट वो फ्यूचर में एक्वायर करेगा, मतलब फ्यूचर में उसके पास आएगा। तो जैसे ही उसके पास आएगा वो क्या करेगा, ही इज टू इंटीमेट बायर, उसको बायर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरे पास गुड्स आ चुका है। उसके बाद एंड बायर देन शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी, एंड उसके बाद बायर क्या करेगा, अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए। बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर, बायर के पास कोई भी एक्शन का राइट नहीं है। बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर इफ ही डज नॉट अप्लाई फॉर डिलीवरी, अगर उसने डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा है कि भैया तुम कल भेज देना, ठीक है, और उसने कल नहीं भेजा तो बायर यहाँ पे केस ठोक सकता है क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। ओके, इन शॉर्ट डिलीवरी में भैया एक बार फिर से पूरा समराइज कर देते हैं। आज हम डिलीवरी में क्या करेंगे, डिलीवरी में फोर्थ वाला बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी में मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल केस में बायर को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि भैया गुड्स भिजवाओ, अगर ऑलरेडी सेलर के पास गुड्स पड़ा है तो। अगर सेलर के पास गुड्स नहीं है तो जैसे ही सेलर के पास गुड्स आएगा सेलर बोलेगा बायर को कि मेरे पास गुड्स आ चुका है, और जब भी बायर को चाहिएगा बायर अप्लाई करेगा कि गुड्स भेज दो। ये नॉर्मल केस में होगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, ऑलरेडी बोल दिया गया है कि तुम्हें इस डेट पे भेजना है या जैसे ही आ जाए मुझे भेज ही देना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, और अगर सेलर नहीं भेजता तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नॉर्मल केस में बायर को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है तो सेलर को उस हिसाब से डिलीवर करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ द डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड द प्लेस एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड डेट एंड प्लेस बोला है उस डेट एंड प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। चलिए आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डेट एंड प्लेस बोली है उस डेट एंड प्लेस पे डिलीवरी देना पड़ेगा। The buyer to take the possession of the goods or for seller to send them goods to buyer is question depending in each case on the contract, express or implied between the parties. Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of sale. ठीक है, goods sold to be delivered at the time at which they are the time of the sale. ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है, वेरी सिंपल, अगर गुड्स में, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहां पे डिलीवर करना है और कब डिलीवर करना है अगर वो लिखा है तो उस टाइम पे उस जगह पे डिलीवर करना है, और उसे अपन उस टाइम पे उस जगह पे अपन क्या मानेंगे, डिलीवरी मानेंगे।
बट अगर कुछ भी नहीं बोला गया, अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बोला गया तो क्या, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब सेल करते टाइम जिस प्लेस पे वो खड़े हैं उस प्लेस पे उसी टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा, तो उसे अपन क्या मानेंगे, डिलीवरी। बट आप बोलोगे भैया अगर फ्यूचर गुड्स हुए तो, जैसे अपन ने पढ़ा था फ्यूचर गुड्स मतलब या तो मैन्युफैक्चर करने बाकी है या तो सेलर को नहीं मिला, तो क्या होगा, गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर, मतलब अगर एग्री किया है कि फ्यूचर गुड्स जो आएगा वो सेल करना है, तब क्या होगा, एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, मतलब जब एग्रीमेंट टू सेल हम कर रहे हैं तब जो गुड्स जहां पे पड़ा है उसे अपन क्या मानेंगे, डिलीवरी मानेंगे। इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, गुड्स आर सपोज टू बी टेकन बाय द बायर एज इज वेरीज बेसिस अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अगर मैं आपको इसका पूरा समराइज करवा देता हूं, ये सेलर ये है बायर, ठीक है, ये दोनों मिले, ये दोनों मिले कहां पे, ऐश की शॉप पे, ऐश की शॉप पे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि बी के घर पे, कहां पे, घर पे आज डिलीवरी करना है, तो डिलीवरी कब मानी जाएगी, जब बी के घर पे आज डिलीवर हो जाएगा तब, ठीक है भैया। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बोला तो डिलीवरी कब मानी जाएगी और कब होनी चाहिए, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसका, सेल का, तब उसी शॉप में डिलीवर करना पड़ेगा उसी टाइम पे, तो हम मानेंगे डिलीवरी, ठीक है भैया। बट अगर जो गुड्स है वो सेलर के पास नहीं है, सेलर को अभी मिलने बाकी है, सेलर को मिलने बाकी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर के गोडाउन में पड़ा है, किधर पड़ा है, गोडाउन में, तो डिलीवरी कब, डिलीवरी का प्लेस कौन सा मानेंगे, डिलीवरी का प्लेस मानेंगे गोडाउन, डिलीवरी का प्लेस कौन सा मानेंगे। यहां भी आपको अलग अलग एग्जांपल देके बोल सकते हैं कि डिलीवरी का प्लेस कौन सा हुआ। देखो सेलर और बायर ने ऐसा बोला, सेलर और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओके मैं ये चीज परचेज करने के लिए रेडी हूं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा था कि कहां पे डिलीवर करना है, ठीक है। तो अगर सेलर के पास पड़ा है, ठीक है, सेलर के पास ऑलरेडी उसके पास गुड्स है, तो वो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। बट अगर सेलर के पास नहीं है और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेलर के पास नहीं है तो कहीं तो होगा, तो जहां पे भी है उसे अपन मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। बट अगर ऐसा गुड्स है जो सेलर बायर को बेचना चाहता है बट अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां पे मानेंगे, जहां पे वो मैन्युफैक्चर होगा उस प्लेस को हम मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी चार केसेस हो सकते हैं, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला इस जगह पे भेजना है तो उस जगह को हम मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी, अगर कुछ भी नहीं बोला और सेलर के पास अगर गुड्स है, सेलर के पास गुड्स है उस टाइम पे, तो वो जहां पे खड़े होके, जहां पे होके वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस जगह को बोलेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर सेलर के पास गुड्स नहीं है बट वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, तो वो जहां पे भी गुड्स पड़े होंगे, जहां पे भी गुड्स पड़े होंगे उसे अपन मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। बट अगर गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे भी मैन्युफैक्चर होगा उसको अपन मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो, अगर सेलर के पास गुड्स हैं तो जहां पे वो खड़े हैं वो, अगर सेलर के पास गुड्स नहीं कहीं और पड़ा है तो जहां पे पड़ा है वो, अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ तो जहां पे मैन्युफैक्चर होगा वो, ठीक है। ये चार केसेस में प्लेस ऑफ डिलीवरी आपका अलग अलग हो सकता है। चलो आ जाओ, ये था आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब आता है आपका टाइम ऑफ डिलीवरी। आ जाओ, when under the contract of the seller is bound to send the goods to buyer, seller is bound to sell the goods to buyer, but no time for spending is a fix, but no time for sending is a fix, मतलब सेलर को गुड्स को भेजना चाहिए बट उसका टाइम कोई भी डिसाइडेड नहीं होता है। द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स विद इन रीजनेबल टाइम, उसको कब में, विद इन रीजनेबल टाइम में सेंड करना चाहिए। इफ डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी इज नॉट एट अ रीजनेबल टाइम, अगर डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब बायर ने रात को 2 बजे बोला भैया मेरे को गुड्स भेजो, ठीक है, तो वो रीजनेबल टाइम नहीं है, एट नॉट रीजनेबल टाइम, नॉट एट रीजनेबल टाइम, टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनएफिक्चुअल, इनएफिक्चुअल मतलब उसको क्या मानेंगे भैया, वो डिलीवरी हुई ही नहीं है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल टाइम, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनेबल आर इज क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट व्हिच इज टू बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर, और रीजनेबल टाइम कौन सा मानेंगे वो अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। रीजनेबल आर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस फैक्ट, ठीक है। तो अलग अलग मतलब टाइम कैसा होना चाहिए, रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट 7,
गुड्स इन अ पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन के पास गुड्स है तो क्या होगा, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर और अ बायर अनलेस अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर द होल्ड द गुड्स। देखो हमने ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी वाला एग्जांपल लिया था, तो डिलीवरी कब मानेंगे, डिलीवरी तब मानेंगे बेटा जब ये सेलर है ये बायर है और गुड्स कहाँ पे पड़ा है, थर्ड पार्टी के वहां पे, ठीक, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, और कहाँ पे पड़ा है, थर्ड पार्टी के वहां पे। तो डिलीवरी कब मानेंगे, डिलीवरी तब मानेंगे जब सेलर बायर को, सेलर किसको बोलेगा, थर्ड पार्टी को, कि भैया अब मेरा गुड्स मेरा नहीं है बायर का है, ठीक है, और वो लेके जाएगा, और थर्ड पार्टी ये किसको कॉल करेगी, बायर को, कि भैया आपका गुड्स मेरे पास आ चुका है, जब भी चाहिए तब लेके जाना। तो डिलीवरी कब मानेंगे, टाइम ऑफ डिलीवरी ये वाला, जब थर्ड पार्टी बायर को बताएगा कि आपका गुड्स मेरे पास है, आपको जब चाहिए तब लेके जाना, ठीक है। चलो अब पढ़ोगे इजीली समझ में आएगा, आ जाओ। Where the goods at the time of sale in possession of third person, there is no delivery by seller or buyers unless no delivery unless and until such third person acknowledge to buyer, मतलब जब तक वो थर्ड पर्सन बायर को एक्नोलेज नहीं कर देता तब तक हम डिलीवरी नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो 8th नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करेगा ये अपने को देखना है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, अगर लिखा है तो जैसे लिखा वो करने का, अगर नहीं लिखा तो क्या, द एक्सपेंस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट आर बोर्न बाय सेलर, मतलब एक्सपेंस ऑफ और इंसिडेंटल टू पुटिंग, एक्सपेंस ऑफ ही सिर्फ हाईलाइट करता हूं, गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, मतलब डिलीवरी हो उस स्टेट में लाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो कौन बायर करेगा, बाय सेलर, ठीक है, बोर्न बाय सेलर, मतलब डिलीवरी करने के लिए अगर डिलीवर करना है तो उसके पहले का जितना भी पैकिंग करना, उसको पैक करना, सही से पैक करना चाहिए, वो सब खर्चा कौन बेयर करेगा, वो सब खर्चा बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा। सिमिलरली ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू टेकिंग पोजीशन, मतलब पोजीशन लेने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो कौन करेगा, बोर्न बाय बायर, मतलब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूं, ये सेलर ये बायर, ठीक है, यहाँ पे ट्रक, ठीक है, और यहां से ट्रक से भेजना है, ट्रक से भेजना है किसको, बायर को, तो ट्रक में चढ़ाने के लिए लोडिंग का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, ठीक है, मतलब पैकिंग करके पूरा लोडिंग का खर्चा कौन करेगा, सेलर, और ये जैसे यहाँ पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद जितना भी खर्चा होगा वो कौन करेगा, बायर, यहां से भेजने तक का खर्चा, यहां तक का खर्चा सेलर का, यहां से पहुंचने के बाद का खर्चा बायर का, ठीक है, ये होता है बायर एंड सेलर का, ठीक है। चलो अब देखो, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो आगे वाले में क्या था अपन ने देखा था, वो था पार्ट डिलीवरी, मतलब 50 था और 50 का 50 पूरा था, बट आप लेके कितना गया 30, ठीक है, बट यहाँ पे आपको 50 चाहिए था और आपको भेजा 40, उस टाइम पे मैं शायद गलत बोल गया था कि 50 की जगह आपको 45 भेज दिया, नहीं 50 की जगह 50 ही भेजा था, बट उसमें से आपने थोड़ा कम लिया, ठीक है। टाइम अगर नहीं बोला तो रीजनेबल टाइम, अब रीजनेबल टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं होता, ठीक है। गुड्स इन अ पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, फिर से समझाता हूं, देखो ये सेलर ये बायर, और गुड्स किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी के पास गुड्स है, थर्ड पार्टी के पास मतलब थर्ड पार्टी के पास गुड्स पड़ा हुआ है, एक्चुअल पोजीशन गुड्स किसका है, सेलर का है, तो सेलर कॉल करके बोलेगा भाई मैंने ये गुड्स बेच दिया है, तू बायर को दे देना, और ये थर्ड पार्टी क्या करेगा, कॉल करेगा बायर को कि भाई तुम्हारा गुड्स मेरे पास पड़ा है, जो तुमने बाय किया है ना एस से, वो मेरे पास पड़ा है, जब चाहिए तब ले जाना, मतलब जब टी ने डी को कॉल करके बोला कि भैया तुम्हारा गुड्स मेरे पास पड़ा है, तो इसको बोलेंगे आपका एक्चुअल डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी कब हुआ है, जब थर्ड पार्टी ने बायर को कॉल किया, ठीक है, आप समझ में आया, चलो आ जा बेटा। डिलीवरी ऑफ अ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दिया है तो क्या क्या राइट्स है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिलीवर्ड क्वांटिटी ऑलवेज कंफर्म टू द ऑर्डर क्वांटिटी, हो सकता है कि जितना ऑर्डर किया उतना नहीं हो, इफ लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी इज सप्लाइड, इफ लेस कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी इज सप्लाइड, अगर डिसाइड किया उससे कम सप्लाई किया, बायर में रिजेक्ट देम, बायर रिजेक्ट कर सकता है कि भैया मेरे को लेना ही नहीं, मैंने 50 बोला था 45 क्यों भेजा, नहीं चाहिए, बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स शेल पे फॉर देम, मतलब देखो नॉर्मली
अगर 50 मंगवाया, 50 से कम आया तो बायर बोल सकता है मेरे को नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ। बट अगर 50 से कम आया और बायर ने खुले दिल से बोला ओके कोई बात नहीं रख दो, तो बायर को जितना भी उसको गुड्स डिलीवर हुआ उसका पेमेंट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स आर लार्जर देन, इफ द क्वांटिटी लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, ठीक है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया था कि 50 क्वांटिटी चाहिए, वो 60 लेके आ गया, वो सामने वाला 60 लेके आ गया, ये नॉर्मली ना होलसेलर रिटेलर के साथ करता है। मतलब क्या करता है पता है, कि अगर आप ना, अभी हमारे किराने की शॉप है पापा की, तो हमको पता है, अगर हमने अगर हमने उनको बोला कि भैया ये ना 5 बोरी चाहिए, ठीक है, तो बोले कि ठीक है कल आपको 5 बोरी आ जाएगी, और वो क्या करते पता है, जानबूझ के 7 बोरी भेज देते या 6 बोरी भेज देते, बोलते यार एक ज्यादा आ गई, एक काम करो अभी रख ही लो ना यार, बिकी जाएगी ना आपको, तो आपकी दुकान है बिकी जाएगी ना। ये लोग करते हैं, ठीक, ये प्रैक्टिस है कि एक एक बोरी ज्यादा बिके इसके लिए, ठीक है। अब रिलेशन को स्पॉइल ना करने के लिए हम तो ले लेते हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि कई सेलर ऐसा कंटिन्यूअसली करते तो ऑर्डर भी नहीं मिलता उनको, क्यों, क्योंकि पता है कि भैया ऐसा करते हैं, या खुद बाहर रिटेलर सामने से बोलता है भैया देखो अगर 5 से ज्यादा है ना मैं वापस भेजूंगा, ठीक है, और उसका जो भी डिलीवरी का खर्चा होगा वो भी मैं नहीं दूंगा, तो ये होता है, फिर बाद में वो भेजना बंद कर देते हैं। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी भेजी तो क्या होगा, इफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स आर लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, सेल से जितना बोला था उससे ज्यादा भेजा तो क्या, बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट रेस्ट। मतलब हो सकता है कि 50 के लिए बोला उसने 60 भेजा, तो हम बोलेंगे भैया मैं 50 रखूंगा क्योंकि मैंने 50 का बोला था, 10 आप वापस लेके जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एक तो ऑप्शन ये है बायर के पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, और ही मे रिजेक्ट द होल, और हो सकता है कि वो पूरा पूरा बोल भैया मैंने 50 बोला 60 क्यों लेके आया, लेके जाओ वापस, मेरे को चाहिए ही नहीं, एक भी नहीं चाहिए भैया, ये ना आप ना घटिया पॉलिसी आपकी, हर बार ज्यादा बेचते हो, चाहिए ही नहीं, पूरा लेके जाओ वापस। और ही मे रिजेक्ट द होल, और वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा, इफ बायर एक्सेप्ट द होल, अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो 60 लेके आओ कि यार तुम 60 लेके आए कोई बात नहीं रख दो चलो, अगर हम मैंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या करना, ही सेल पे फॉर देम, ठीक है, एट ए कॉन्ट्रैक्ट रेट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट था कि पर पैकेट इतना देना चाहिए, तो 60 पैकेट का कितना, उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको पूरा का पूरा देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के रेट के हिसाब से। तो ये होता है, कम भेजा तो क्या होगा, मैं कम को एक्सेप्ट करूंगा या तो रिजेक्ट करूंगा, अगर ज्यादा भेजा तो क्या करूंगा, मैं जितना मंगवाया उतना एक्सेप्ट करूं, ऊपर का रिजेक्ट कर दो, या पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लो, या पूरा का पूरा रिजेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सी वाला, if the goods are agreed to be supplied or delivered with the goods mixed with the goods of different description not included in the contract, अगर अब क्या होगा, कोई गुड्स मिक्स हो गया, जो डिस्क्रिप्शन मतलब वो जो नहीं चाहिए था वो भी आ गया, गुड्स एग्रीड टू बी सप्लाइड डिलीवर विद द मिक्स विद द गुड्स मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आपको गुड्स नहीं चाहिए था वो भी आपके पास आ चुका है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो रिजेक्ट कर सकता है, और रिजेक्ट द होल। अब देखो यहाँ पे भी 3 चीजें, या तो आपका जितना गुड्स है उतना आप एक्सेप्ट कर लो, या तो आप पूरा एक्सेप्ट कर लो, या तो आप पूरा रिजेक्ट कर लो। आपके पास आपने मंगवाए थे 50 पैकेट्स, क्वांटिटी आपने क्वालिटी ए वाले, और उसने क्वालिटी ए और क्वालिटी बी के भी भेजे 50, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो सिर्फ ए का एक्सेप्ट करो 50, बी का रिजेक्ट कर दो, या तो आप ए बी दोनों एक्सेप्ट कर लो, या और ए बी दोनों को रिजेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, मतलब अगर आपको इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी मिलना है तब आ जाओ। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अनलेस एग्रीड बाय द पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी को एग्री नहीं करेगा अगर एग्रीमेंट में, जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। मतलब अगर मैंने 50 पैकेट मंगवाए तो आप मुझे 10-10 करके 5 बार भेजोगे तो मैं ना बोल सकता हूं, क्योंकि आगे ही बोला कि अगर लेस आया तो ना बोल सकते हैं। अनलेस एग्रीड बाय पार्टीज, मतलब अगर पार्टी ने ऑलरेडी एग्री कर दिया कि हाँ भैया 10-10 क्वांटिटी में भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, if the contract provided for the installment, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही बोला इंस्टॉलमेंट डिलीवरी which are to be separately paid for, the seller make and delivery on a defective delivery in respect of one or more installment, or the buyer negligent or refuse to take delivery or pay for one or more installment, it is a question in each case depending on the terms of the contract, the circumstances of the case, whether the breach of the contract is repudiation of the whole contract or whether it is। अब देखो ये सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डिलीवरी हो रही है, मतलब 5 दिन में 10-10 भेजने थे, डेली 10-10 भेजने थे 5 दिन तक, तो अगर डेली 10-10 भेजे जा रहे हैं
तो ऐसा हो सकता है कि सेलर मेक नो डिलीवरी, हो सकता है कि थर्ड डे पे सेलर भूल गया डिलीवर करना, सेलर मेक नो डिलीवरी हो सकता है। और डिफेक्टिव डिलीवरी, या तो 10 की जगह 5 भेज दिए, उसने डिफेक्ट कर दी, या तो सेलर ने भेजा नहीं या तो सेलर ने डिफेक्ट कर दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट, एक और उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में उसने गलती कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड इंस्टॉलमेंट 10 पैकेट भेज रहे थे, या तो उसने कुछ भी नहीं भेजा, या तो उसने डिफेक्ट किया, डिफेक्ट यानी 10 से कम भेजा, या तो ज्यादा भेजा, एग्जैक्ट 10 नहीं भेजा। तो क्या होगा, या तो बायर नेग्लिगेट और रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, या तो बायर ने बोल दिया भैया मेरे को नहीं चाहिए, आप 10-10 लेके आ रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए। और पे फॉर वन और मोर इंस्टॉलमेंट, और उसने एक और इंस्टॉलमेंट, एक या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट के लिए भैया क्या किया, भैया पे कर दिया और बाकी के लिए मना कर रहा है। इट इज अ क्वेश्चन इन ईच केस, तो ये हर केस में देखा जाएगा, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि क्या ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है कि थोड़े को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा आपका एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसी हिसाब से होगा। अगर कोई इंस्टॉलमेंट में सेलर गलती करता है या तो बायर गलती करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, उस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से होगा। मतलब हर एक केस में अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। या तो जितना इंस्टॉलमेंट मिलना बाकी है उसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, या तो पूरा का भी आप कैंसिल कर सकते हैं। रेपुडिएशन मतलब कैंसिल करना होल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा वैसे माना जाएगा। नेक्स्ट वन, डिलीवरी टू कैरेज और वॉरफिंगर्स, ठीक है, कैरेज सॉरी कैरियर और वॉरफिंगर, ठीक है। कैरियर वाला मतलब जो आपका गुड्स डिलीवर करता है, वॉरफिंगर मतलब जो डॉक होता है ना, ठीक है, पोर्ट पे जो होता है ना, जहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, उसको अपन बोलते हैं। तो वहां पे जब आपका डिलीवरी होता है तब क्या होगा, उस केस में क्या क्या चीजें, इफ इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर और टू वॉरफिंगर फॉर अ सेफ कस्टडी, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू देम इन अ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। मतलब अगर देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आ जाओ। ये सेलर, ये है बायर, ठीक है। अब यहां से गुड्स को लेके जाना था यहां तक, तो जैसे ही सेलर इसको गुड्स दे देगा ये ट्रक वाले को, तब माना जाएगा डिलीवरी हो चुकी है, तब माना जाएगा डिलीवरी हो चुकी है। या तो अगर भैया किसी भैया पानी वाले रास्ते से लेके जाना है, तो यहाँ पे डॉक वाले को जैसे ही सेलर दे देगा गुड्स, ठीक है, डॉक वाले को, तब माना जाएगा कि डिलीवरी हो चुकी है। ये दो केसेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि डिलीवरी कब मानी जाएगी, जब सेलर हैंड ओवर करेगा कैरियर वाले को या तो वॉरफिंगर वाले को, जब भी जैसे ही दे देगा वैसे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, गुड्स आर डिलीवर्ड कब माना जाएगा, टू द कैरियर और टू वॉरफिंगर फॉर अ सेफ कस्टडी, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू देम इज अ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवर ऑफ द गुड्स टू बायर। मतलब जैसे उनको दे देंगे हम ऐसा एज्यूम करेंगे, डीम्ड टू बी का मतलब एज्यूम करेंगे, डीम्ड टू बी डिलीवर ऑफ द गुड्स टू बायर, एज्यूम करेंगे कि हमने जैसे बायर को डिलीवर कर दिया है, ठीक है। In such case, all the seller must enter into a reasonable contract with the carrier or wharfinger on behalf of the buyer। मतलब ऐसे केस में सेलर को क्या करना पड़ेगा, सेलर मस्ट एंटर इनटू अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द, दोनों के साथ में क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बायर ऑफ सेम ट्रांसमिशन और कस्टडी ऑफ द गुड्स। हम बायर के बिहाफ पे, मतलब बायर को जो गुड्स मिलना चाहिए, तो बायर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैरियर के हिसाब से, तो हम बायर के बिहाफ पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, कैरियर वाले के साथ और वॉर फिंगर वाले के साथ, कि भैया आपको ये गुड्स बायर को देना है, ठीक है। तो कौन करेगा, सेलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सेलर मस्ट एंटर इनटू रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विथ कैरियर और वॉर फिंगर वाले के साथ, और क्या करना पड़ेगा भैया, कैरियर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, सेलर को, कि भैया आपको ये डिलीवर किसको करना है, बायर को डिलीवर करना है। फेलियर टू डू सो कपल विद द लॉस ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, बायर में रिजेक्ट द, बट अगर अगर सेलर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है या सेलर ने उसको नहीं बताया कि ये भैया बायर का और संभाल के लेके जाना, अगर सेलर ने ये नहीं बोला है, फेलियर टू डू सो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब अगर ट्रांजिट में गुड्स का लॉस हो जाता है, तो बायर में रिजेक्ट द डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर एज अ डिलीवरी टू हिमसेल्फ, मे होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस, सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस। अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो सेलर भैया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मतलब अगर मेरे को किसी को गुड्स भेजना है, ठीक है, अगर मैं अहमदाबाद हूँ, मुझे मुंबई पे भेजना है, तो मैं जिसको डिलीवरी दे रहा हूँ उसके साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसमें मैं उसको बोलूंगा कि इट्स
अगर आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से संभाल के लेके जाना है और किसको देना है, बायर को देना है। अगर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है तो रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, सेलर माना जाएगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इफ द गुड्स आर सेंट बाय सेलर टू बायर बाय रूट इन्वॉल्विंग सी ट्रांजिट। अगर हम सी से भेज रहे हैं, मतलब पानी के रूट से अगर हम गुड्स को भेज रहे हैं बायर को, ठीक है, इन सर्कमस्टेंसेस विच इट इज यूजुअल टू इंश्योर द सेलर इज रिक्वायर्ड टू गिव सच नोटिस टू बायर, ठीक है। अगर ऐसे केस में देखो, अब शिप को डूबने के चांसेस ज्यादा है, रोड पे एक्सीडेंट होने से ज्यादा चांसेस शिप को डूबने के चांसेस है। तो इस केस में क्या होगा, जब गुड्स, इफ गुड्स आर सेंट बाय सेलर टू बायर, जब सेलर बायर को भेज रहा है बाय रूट इन्वॉल्विंग सी, मतलब अगर वो पानी के रोड से, पानी के रोड से क्या मैं बोल रहा हूँ, पानी के रास्ते से अगर वो गुड्स को भेज रहा है तो उसको बायर को बताना पड़ेगा कि भैया मैं पानी के रास्ते से भेज रहा हूं, अगर तुम्हें इंश्योरेंस लेना है तो तुम ले लो, ठीक है। इन सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इज यूजुअल टू इंश्योर, मतलब नॉर्मली ऐसे केस में इंश्योरेंस लिया जाता है। सेलर इज रिक्वायर्ड टू गिव सच नोटिस टू बायर, सेलर को नोटिस देना पड़ेगा बायर को, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि भैया मैं इस ट्रांजिट में सी के थ्रू भेज रहा हूं, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो ले लो, ठीक है। अनेबल हिम टू इंश्योर देम ड्यूरिंग देयर सी ट्रांजिट, तो इससे बायर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसका इंश्योरेंस ले ले। इफ द सेलर इज फेल टू डू सो, अगर सेलर ने वो नहीं बताया, अगर सेलर ने बताया नहीं कि भैया मैं पानी के रास्ते से भेज रहा हूं और अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे बायर बोलेगा भैया मेरे को बताना चाहिए ना, मैं इंश्योरेंस ले लेता, अब मैं उसका पेमेंट नहीं करूंगा। इफ द सेलर इज फेल टू डू सो द गुड्स आर डीम्ड टू बी व्हाट एट हिज रिस्क ड्यूरिंग द सी ट्रांजिट, मतलब यहाँ पे किसका रिस्क रहेगा, सेलर का रहेगा। रिस्क किसका, गुड्स आर डीम्ड टू बी एट अ हाई रिस्क ड्यूरिंग सच सी ट्रांजिट, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क किसका रहेगा, सेलर का रहेगा, अगर वो नहीं बताया था, ठीक है। आ जाओ 12, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, ठीक है, जब दूर के प्लेस पे आपको डिलीवरी करनी है। इफ इट इज क्वाइट पॉसिबल टर्म्स आर इन फॉर द बायर आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एट अ प्लेस दे वर एग्रीड टू बी डिलीवर, मतलब हो सकता है कि बायर उसको बोले कि तुम्हें यहाँ पे गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। इफ द सेलर एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट अ रिस्क ऑफ द बायर एट अ प्लेस अदर देन दैट वे देयर आर व्हेन सोल्ड द बायर सेल नेवरदलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अभी देखो ये सिंपल सा एक एक वर्ड्स फिर से अपन पढ़ते हैं आराम से। इफ सेलर एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट अ रिस्क ऑफ बायर, मतलब बायर के रिस्क पे, देखो बायर के रिस्क पे, इफ सेलर एग्री टू डिलीवर गुड्स, अगर बायर के रिस्क पे सेलर एग्री होता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए एट अ प्लेस अदर देन, कौन सी प्लेस के अलावा, अब देखो आपको पता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा माना जाएगा, अगर सेलर और बायर दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और गुड्स ऑलरेडी वहां पे है तो कौन सा प्लेस माना जाएगा डिलीवरी का, जहां पे गुड्स पड़ा है, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और अगर वहां पे है तो जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे अपन क्या मानेंगे, उसे अपन मानेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी। बट अगर बायर बोलते मुझे यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे गुड्स चाहिए तो सेलर डिलीवर करेगा, बट रिस्क किसका रहेगा, बायर का। इफ द सेलर एग्री टू डिलीवर, सेलर बोलता है हाँ भैया मैं भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्क किसका रहेगा, एट द रिस्क ऑफ बायर एट द प्लेस अदर देन व्हेन सोल्ड, मतलब जब सोल्ड किया जहां पे पड़ा था उसके अलावा अगर कोई दूसरी जगह पे भेजना है, द बायर सेल अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बायर टेक अ रिस्क, बायर का यहाँ पे क्या होगा, बायर टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरिएशन इन द गुड्स नेसेसरीली इंसिडेंट टू द कोर्स ऑफ अ ट्रांजिट, मतलब यहाँ पे रिस्क किसका रहेगा, बायर का रहेगा। मतलब अगर किसी और जगह पे डिलीवर करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अलावा जो जहां पे गुड्स था उसके अलावा अगर कहीं और पे डिलीवर करना है तो रिस्क किसका रहेगा, बायर का रहेगा। नेक्स्ट 13, बायर्स राइट टू एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स, अब बायर के पास राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का, मतलब अगर सेलर ने और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दिल्ली में है सेलर और बायर है मुंबई में, ठीक है, तो सेलर ने बोला ओके मैं आपको गुड्स भेज दूंगा मुंबई पे, ठीक है, तो मुंबई पे वहां पे हुआ, बट अब इसका मतलब ये नहीं कि सेलर ने भेज दिया तो उसका काम खत्म हो गया, बायर को मिलेगा, बायर चेक करेगा, अगर गुड्स उसने बोला ऐसा होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये वापस भेज सकता है। बायर्स राइट टू एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स, मतलब बायर के पास राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का। Section 41 gives the buyer right to examine the goods which are delivered to him which he has not previously examined, मतलब अगर उसने पहले नहीं देखा हुआ और अब डिलीवरी मिलने वाली है, ठीक है, तो वो एग्जामिन कर सकता है। मतलब अगर दिल्ली से मुंबई तक गुड्स आने वाला है और जब यहाँ पे ट्रक में भरा जा रहा था तब बायर यहीं पे खड़ा था और वो देख रहा था कि गुड्स सही है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आके उसको चेक करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर चुका है, बट यहाँ पे वो नहीं था,
वो सीधा यहीं पे अपने घर पे बैठा हुआ है या अपनी शॉप पे बैठा हुआ है, जैसे ही गुड्स आएगा पहले वो चेक करेगा, अगर सही है तो ही वो रखेगा, अदरवाइज वो वापस भी बेच सकता है। ठीक है। वेयर आर डिलीवर टू विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन, अगर उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं किया तो उसको राइट मिलेगा एग्जामिन करने का। ऑलरेडी कर चुका है तो राइट का क्या मतलब, ऑलरेडी कर चुका है भैया एग्जामिन। ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड, not deemed to have accepted them unless and until he has reasonable opportunity of examination, मतलब अगर उसको एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग whether they are in a conformity with the contract, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके हिसाब से गुड्स है कि नहीं वो देखने का उसको क्या मिलना चाहिए, उसको राइट मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये था आपको डिलीवरी के रिगार्डिंग सारे का सारा चीज। इसके बाद अपने को पढ़ना है राइट ऑफ अनपेड सेलर, 2 ही पेज का है बट आई थिंक ये लंबा हो जाएगा, बेटर चीज है नेक्स्ट सेशन में अपन इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद।